हमारी आज की कहानी एक अलग तरह से दुनिया के विनाश के बारे में है, जहां लोगों का गॉड पर से विश्वास खत्म हो चुका था। तो अब जब दुनिया पर कोई मुसीबत आएगी तो लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे? क्या उन्हें उस वक्त गॉड की याद आएगी या फिर वो किसी तरह की पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि पृथ्वी से पूरे 90 मिलियन लोग गायब हो चुके हैं। ये सभी लोग कहाँ गए, अभी इस बात की किसी को खबर भी नहीं थी। अचानक इतने सारे लोग हवा में कहीं गायब हो गए थे, पर किसी ने भी नहीं देखा कि आखिर वो कैसे गायब हुए, जो कि सुनने में तो काफी अजीब लग रहा था। अचानक इतना बड़ा हादसा होने से लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे और कुछ लोग वायलेंट होकर शहर को तहस नहस करने में लग जाते हैं। कुछ इस बात के लिए तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और कुछ तो उसे एक एलियन एक्टिविटी भी कहते हैं। पर कोई भी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था कि ये गॉड का कहर भी हो सकता है, जबकि बाइबल में इस तरह की एक घटना के बारे में लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम जॉनथन नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं, जो कि एक बड़ी सोशल नेटवर्किंग बिजनेस का ओनर था। जॉनथन अब और भी सभी न्यूज कंपनीज और सोशल प्लेटफॉर्म्स को खरीद रहा था, ताकि कोई भी न्यूज उसके देखे बिना बाहर न जाए। उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान था और उस डिजास्टर में उसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का एक बढ़िया मौका मिल गया था। खास बात तो ये थी कि वो इजराइल में एक मंदिर भी कंस्ट्रक्ट करवा रहा था, जिसके बारे में अभी किसी को भी पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम रेफर्ड स्टील नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने घर पर सामान ठीक कर रहा था। उस गायब होने वाली लहर में रेफर्ड की पत्नी भी गायब हो गई थी, जिसके जाने के बाद से वो काफी दुखी था। उसने कभी भी गॉड पर विश्वास नहीं किया था, पर उसकी वाइफ उसे हमेशा अपने साथ चढ़ चलने के लिए कहती थी। उसने तो रेफर्ड को आने वाली मुसीबत के बारे में भी बताया था, पर रेफर्ड को लगा था कि शायद वो बस मजाक कर रही है। और जब वो गायब हुई तब रेफर्ड को उसकी सभी बातों पर विश्वास हो गया। अब वो अपनी पत्नी पर विश्वास तो करना चाहता था, लेकिन अब तक तो वो जा चुकी थी। रेफर्ड प्रोफेशन से तो एक पायलट था, और जब वो लहर आई थी तब वो प्लेन उड़ा रहा था। उसी वक्त अचानक उसकी को पायलट गायब हो गई थी, और उसी वक्त उसे समझ आ गया था जो उसकी वाइफ ने उससे कहा था, पर अब चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इन सब के बाद हम एक फेमस न्यूज रिपोर्टर कैमरॉन से मिलते हैं, जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए एक लेडी का इंटरव्यू ले रहा था। वो सभी को बताता है कि किस तरह से मर्डर और चोरियां बढ़ गई हैं और लोगों के गायब होने की वजह से सब तरफ दहशत का माहौल है। कैमरॉन के इन सब सवालों पर वो लेडी कहती है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें अलग अलग तरह की कहानियां बनानी चाहिए, बल्कि इस वक्त तो उन्हें अपने घर में रहना चाहिए, ना कि किसी तरह प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये सब सुनकर कैमरॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लेडी से कहता है कि लोगों को बस अपने सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि वो बस सच जानना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद वो कैमरॉन से कहती है कि गवर्नमेंट ने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि कुछ ही समय बाद एक और लहर आने वाली है, जिसमें बाकी बचे हुए लोग भी गायब हो जाएंगे। ये सुनने के बाद कैमरॉन उनसे पूछता है कि आखिर वो किस आधार पर ये कह रही हैं, जिस पर वो लेडी उससे कहती है कि साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल्स के आधार पर ये बात उसे बताई है। तब कैमरॉन उससे बाकी की डिटेल्स देने के लिए कहता है, लेकिन अफसोस कि उसके पास तो कोई डिटेल्स थी ही नहीं। और उसी वक्त न्यूज की लाइव रिपोर्टिंग भी बंद कर दी जाती है। अचानक से लाइव रिकॉर्डिंग बंद कर देने से कैमरॉन को गुस्सा आ गया था और वो पूछने लगता है कि आखिर वो लाइव रिकॉर्डिंग किसने बंद की, जिस पर सभी उसे बताते हैं कि बॉस ने खुद उसे रुकवाने का ऑर्डर दिया था। जिसके बाद कैमरॉन बॉस से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि आगे से वो इस तरह के लोगों का इंटरव्यू नहीं लेगा, क्योंकि वो लोग बाकी की पॉपुलेशन को भड़काकर उन्हें डरा रहे हैं। जिस पर बॉस कहता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें डराना जरूरी है। अब इस तरह की बातें सुनकर कैमरॉन को काफी गुस्सा आ गया था और उसी दौरान उसकी बॉस से बहस होने लगती है। इस तरह से बॉस उसे उसके बेस्ट शो को कैंसिल करने तक की धमकी दे देता है, जिस पर कैमरॉन वहीं शांत हो जाता है, क्योंकि भले ही वो बहुत पॉपुलर हो, पर आखिर उसे भी तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जिस वजह से वो अब बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी अचानक एक लेडी उसके रूम में आती है और उन्हें बताती है कि एक रोमानियन आदमी को यूएन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया, और गजब की बात तो ये है कि उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। खैर, इन सब के बाद हम क्लोए को देखते हैं, जो कि रेफोर्ड की बेटी थी। रेफोर्ड की वाइफ के साथ साथ उसका एक बेटा भी गायब हो चुका था, जिस वजह से क्लोए अपने भाई को बहुत याद करती थी। उस दिन वो उसके रूम में जाती है और उसके बेड पर लेटकर उसे याद करने लगती है। इसी बीच उसकी नींद लग जाती है और वो सपने में हेवन पहुंच जाती है, और अपने भाई को हेवन में ना देखकर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने भाई को याद करने लगती है। यहाँ रेफोर्ड की तरह क्लोए को भी बहुत रिग्रेट था कि उसने कभी भी अपनी मॉम और अपने भाई की बात नहीं सुनी, जो कि बिलीवर्स थे।
असल में उन लोगों के बीच एक थ्योरी थी कि जो लोग गायब हुए हैं उन्हें गॉड ने हेवन जाने के लिए सिलेक्ट किया था और जो यहीं रह गए वो नॉन बिलीवर्स थे। धीरे धीरे लोगों को इस थ्योरी पर यकीन होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम कैमरॉन को देखते हैं जो अपने एक हैकर फ्रेंड डार्क से मिलने के लिए आता है। असल में कैमरॉन ने डार्क से लोगों के गायब होने के पीछे जो भी पॉसिबल रीजन हो सकते थे उसके बारे में छानबीन करने के लिए कहा था। तो जब वो उससे मिलने के लिए आता है तब डार्क उसे बताता है कि असल में जो भी आजकल न्यूज में आ रहा है वो सब कुछ डोमिनेटर एनालिटिक्स नाम की एक कंपनी से आ रहा है, जिसका मतलब साफ था कि डोमिनेटर एनालिटिक्स का हेड ही पूरी दुनिया में सभी न्यूज को फैला रहा है, जो कि सुनने में काफी अजीब था। इसके बाद डार्क उसके सामने एक और सच्चाई लाता है। तब वो उसे बताता है कि डोमिनेटर एनालिटिक्स या उसके जैसे और भी बड़े बड़े स्टूडियोज या सोशल प्लेटफॉर्म्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ओनर जोनाथन ही था। वो पिछले कुछ सालों से वर्ल्ड की प्रेस को कंट्रोल कर रहा था। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह की न्यूज दिखा सके, यानी कि वो इस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था और इस तरह वो सब तक बस वही न्यूज पहुंचाएगा जो वो चाहता है। यहाँ तक कि कैमरॉन भी जिस न्यूज चैनल के लिए काम करता था उसका इनडायरेक्ट ओनर भी वही इंसान है और यही वजह थी कि उसका बॉस गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी हालत में नहीं जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ क्लोए अपनी मदर की बाइबल को देख रही थी क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि क्या उसकी मदर सच में ये सब कुछ पहले से ही जानती थी। खैर इन सब के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जो कोई और नहीं बल्कि कैमरॉन ही था। कैमरॉन उसे एक न्यूज रिपोर्टर के हेक्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बताता है और कहता है कि वो ऐसे लोगों के लिए काम करता है जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि आखिर सच क्या है। जिसके बाद वो अपनी जॉब क्विट करने की बात भी क्लोए से कहता है। क्लोए उसे समझाती है कि लोग उस पर यकीन इसलिए करते हैं ताकि वो सच को सामने ला सके, इसलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए। तभी अचानक उन सभी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि सभी लोग सावधान हो जाएं क्योंकि गायब होने वाली एक दूसरी लहर जल्द ही आने वाली है। ये न्यूज देखकर कैमरॉन तुरंत स्टूडियो की तरफ भागता है क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर था और हर नई खबर की जानकारी देना उसका काम था। कुछ ही देर में कैमरॉन लाइव टीवी पर आ जाता है और सभी को उसकी दूसरी लहर के बारे में बताने लगता है। हालांकि ये बात अब भी अजीब थी क्योंकि अभी तक किसी ने भी किसी को गायब होते हुए नहीं देखा था। उसी वक्त यूएन में एक इंटरनेशनल मीटिंग होती है जहां जोनाथन कहता है कि पूरी दुनिया में सभी लोग डरे हुए हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है और अब पूरी दुनिया को एक गवर्नमेंट के अंडर आ जाना चाहिए क्योंकि यही इस परेशानी का हल है। वो सभी को ईडन पे के बारे में बताता है जो कि इस मुश्किल घड़ी में एक सिंगल वर्ल्ड करेंसी का काम करेगी। आगे वो कहता है कि इस प्रपोजल को इजराइल को छोड़कर बाकी सभी नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सब खत्म होने के बाद कैमरॉन अपने बॉस स्टीव से बात करता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि कोई सेकंड वेव नहीं आने वाली बल्कि ये सब जोनाथन का काम है। वो जानबूझकर लोगों के बीच में डर फैला रहा है ताकि वो सभी को अपनी गवर्नेंस फॉलो करने पर मजबूर कर सके। ये सब सुनकर स्टीव उससे इस मैटर से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि ये बहुत रिस्की काम था जिसमें कैमरॉन बुरी तरह फंस सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम रेफोर्ड को देखते हैं जो बाइबल पढ़ना चाहता था पर उसे बुक खोलकर पढ़ने में बहुत आलस आता है। इस वजह से वो इंटरनेट पर बाइबल पढ़ने की कोशिश करता है पर वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि बाइबल की सभी बुक्स और उससे रिलेटेड सारा कंटेंट इंटरनेट से हटा दिया गया। यहाँ तक कि कोई एप्लीकेशन भी नहीं बचा है जिससे आप बाइबल पढ़ सकें। वो कुछ ऐसे वीडियोस भी देखता है जिससे उसे पता चलता है कि मैनुअली चर्चेस से भी बाइबल को हटा दिया गया, जो बात उसे और भी ज्यादा चिंतित करने लगी थी। इसलिए वो इस बात को चेक करने के लिए उस चर्च पर जाता है जहाँ उसकी वाइफ अक्सर जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ क्लोए को उसकी मदर की बाइबल में से एक फोटोग्राफ मिलती है जो उन लेडीज की थी जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी। इस वजह से क्लोए उन लोगों से मिलने जाने का डिसाइड करती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तभी एक चोर उस पर अटैक कर देता है पर वो पेपर स्प्रे का यूज करके उससे बच जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों लेडीज से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रेफोर्ड जब चर्च में जाता है तो वो देखता है कि वाकई में वहाँ कोई बाइबल नहीं रखी हुई थी। तभी उसकी मुलाकात चर्च के फादर पेस्टर ब्रोस से होती है जिसे देखकर वो हैरान था क्योंकि अगर गॉड को मानने वाले सभी लोग पहली वेव में गायब हो गए थे तो फिर पेस्टर कैसे बच गया। जिस पर पेस्टर उसे बताता है कि एक्चुअल में वो बाइबल के बारे में सभी को नॉलेज तो देता था पर उसने कभी खुद उस पर विश्वास नहीं किया। जिसके बाद रेफोर्ड उससे पूछता है कि क्या उसे वाकई में लगता है कि ये सब बाइबल में मेंशन रैप्चर्ड की वजह से हो रहा है, जिस पर पेस्टर कहता है कि हाँ। उसके बाद वो दोनों रेफोर्ड के घर आ जाते हैं और पास रखी बाइबल को और ज्यादा स्टडी करने लगते हैं। बाइबल को पढ़ने के बाद रेफोर्ड को समझ आ गया था कि एक 7 साल के पीरियड ऑफ ट्राइबुलेशन के बारे में भी बताया गया है
जो कि तब पूरा होगा जब इजराइल अपने 7 दुश्मन देशों के साथ एक शांति समझौता करेगा, और ये होगा एक एंटी क्राइस्ट व्यक्ति की वजह से। इन सब के बाद पेस्टर कहता है कि उसे इस बात का बहुत दुख है कि उसने कभी गॉड पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि अगर उसने किया होता तो शायद बाकी लोगों की तरह वो भी आज हेवन में होता। इस बात पर रेफोर्ड कहता है कि अब भी देर नहीं हुई है, वो लोग दूसरे की मदद करके अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। वो उसे एक काफी पुराने पेस्टर की लिखी हुई बुक दिखाता है जो उन्होंने उन लोगों के लिए लिखी थी जो कि उस रैप्चर का सामना करने वाले थे। इसके बाद वो दोनों चर्च जाते हैं और पूरे दिल से गॉड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डार्क ईडन कंपनी के नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसमें बहुत से कोड्स लगे होने की वजह से वो उसे हैक नहीं कर पाता। तभी अचानक उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें वो पासवर्ड था जिसकी उसे काफी ज्यादा जरूरत थी। उसे पहले तो उस पर विश्वास नहीं होता, पर जब वो उसे चेक करता है तब उसे ईडन के नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता है, जिसके बाद वो उनकी वेबसाइट को चेक करने लगता है। कुछ ही देर में कैमरॉन भी वहां पहुंच जाता है और वो उसे बताता है कि ईडन सिर्फ एक पेमेंट कंपनी है, पर उसकी नेटवर्किंग में इस्तेमाल कोड्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कंपनी सिर्फ इसी चीज पर काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ निकोले, जो कि यूएन का नया लीडर था, उसकी एंट्री होती है और लोग उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो, क्योंकि वो सभी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वहीं डार्क को कुछ देर के बाद समझ आ गया था कि एक्चुअल में वो सारे कोड्स जो ईडन पे यूज कर रही है वो सिर्फ लोगों के पेमेंट सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि वो उनका सर्वाइलेंस और बायोमेट्रिक डाटा भी कैप्चर कर रहे हैं। और इस तरह अगर कोई इंसान ईडन पे यूज नहीं करता है तो वो अपने आप पूरी सोसाइटी से अलग हो जाएगा। और जोनाथन ये सब इसलिए कर रहा था ताकि सब कुछ उसके अंडर में आ जाए। तभी डार्क को जिस अननोन कॉन्टेक्ट ने वो पासवर्ड शेयर किया था वो उसे बात करता है और कहता है कि वो लाइव आकर जोनाथन का राज सबके सामने खोल देंगे, पर अगर वो ये ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया के सामने एक साथ करेंगे। ये सब सुनकर कैमरॉन इस बारे में सोचने लगता है, क्योंकि ये एक बड़ा और खतरनाक मूव था। वहीं दूसरी तरफ रेफोर्ड अपनी बेटी क्लोए को भी चर्च में आने के लिए कहता है, पर वह ऐसा करने से मना कर देती है। तभी वो लेडी जिससे वो मिलने गई थी वो बहाना बनाकर क्लोए को जबरदस्ती अपने साथ चर्च में ले आती है। वहीं दूसरी तरफ कैमरॉन कुछ सोचकर सभी सबूत इकट्ठा करके अपने बॉस स्टीव से मिलने के लिए जाता है और वो उसके सामने सब कुछ प्रूफ करने के बाद उसके शो को लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहता है। पर स्टीव इस बात के लिए राजी नहीं था और कैमरॉन को बताता है कि जो लोग इस नेटवर्क को चलाते हैं उनके कहने पर उन्होंने कैमरॉन को फायर कर दिया है। ये सब जानने के बाद कैमरॉन, डार्क और कैमरॉन का असिस्टेंट अकेले ही उस आदमी का इंटरव्यू लेने का डिसाइड करते हैं जिसने उनसे कांटेक्ट किया था। वह सभी लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है और जैसे ही डार्क कार के पास जाता है वो देखता है कि उसमें बॉम्ब लगा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो बॉम्ब वहीं ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डार्क की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ क्लोए, रेफोर्ड और कुछ लोग चर्च में होते हैं और पेस्टर उन सभी के सवालों का जवाब दे रहा था। तभी क्लोए उससे एक सवाल पूछती है जिसके जवाब में वो कहता है कि जब हेवन जाने की बारी आएगी तो गॉड उन्हें पहले लेकर जाएंगे जो कि मर चुके हैं और उनकी बॉडी मिट्टी में मिली हुई है। ये बात क्लोए के हार्ट को टच कर जाती है। उस रात वो अपनी मदर की ग्रेव पर जाती है जहाँ कैमरॉन भी आ गया था। वो दोनों साथ मिलकर उसे ओपन करते हैं और क्लोए देखती है कि वहाँ उसकी मदर की बॉडी है ही नहीं, बल्कि सिर्फ उनके कपड़े हैं, जो देखकर वो रोने लगती है और इसी के साथ अब उसे भी बाइबल पर पूरा विश्वास हो गया था। वहीं दूसरी तरफ निकोले जोनाथन से मीटिंग करता है जहां वो जोनाथन से कहता है कि वो उसके ईडन पे को तभी प्रूव करेगा जब जोनाथन उसे उसका सक्सेसर बना देगा, जिस पर जोनाथन एग्री हो जाता है। इधर डार्क की मौत से कैमरॉन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो अब किसी भी हालत में जोनाथन की सच्चाई सभी के सामने लाना चाहता था। इस वजह से अब वो ईडन पे के इजराइल फाउंडर चिम को कांटेक्ट करता है जो उन्हें जोनाथन के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। जब चिम को ये सब पता चलता है तब वो निकोले को कॉल करता है और उसे इन सब के बारे में बताता है, जिसके बाद जोनाथन और कैमरॉन को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। मीटिंग के पहले क्लोए कैमरॉन को चर्च लेकर जाती है जहां पेस्टर कैमरॉन को इजराइल के साथ होने वाली 7 साल की पीस ट्रीटी के बारे में बताता है। वो उससे ये भी कहता है कि ये सब एक एंटी क्राइस्ट की वजह से होगा जो कि शायद जोनाथन ही है। वो उसे ये भी बताते हैं कि इस बीच डोम ऑफ द रॉक के ऊपर एक टेम्पल भी बनेगा, पर अब क्योंकि कैमरॉन एक नॉन बिलीवर था इस वजह से उसे इन सब बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो चिम से मिलने के लिए जाता है। कैमरॉन चिम को सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसे देखकर चिम कहता है कि वो अब इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेगा। ये कहकर वो कैमरॉन को इजराइल की पीस ट्रीटी के बारे में बताने लगता है
और ये भी कि उस ट्रीटी के चलते डोम ऑफ रॉक पर एक जीस टेम्पल भी बनाया जा रहा है। ये सब सुनकर कैमरॉन शौक रह गया था। कोई बहाना लेकर तब वो वॉशरूम जाता है और बहुत रोता है, क्योंकि पेस्टर ने जो कहा था वो सब कुछ सच हो चुका था और इसी सब के साथ वो भी एक नॉन बिलीवर बन चुका था। यूएन की मीटिंग में कैमरॉन सभी के सामने वो सारे सबूत पेश कर देता है जो उसने अभी तक कलेक्ट किए थे। यहाँ जोनाथन को कोई आइडिया नहीं था कि किसी ने उसके खिलाफ इस तरह की प्लानिंग भी कर रखी है। तभी अचानक निकोले उठता है और सभी के सामने जोनाथन का अपोज करके उसे शूट कर देता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि सभी को लगता है कि शायद जोनाथन को एक गार्ड ने मारा है, जो कि एक बहरूपिया था। असल में निकोले ही वो आदमी था जिसने डार्क को वो सीक्रेट पासवर्ड दिया था और जोनाथन का सक्सेसर बनने के बाद उसने बड़ी ही चालाकी से उसे भी धोखा देकर मार दिया, जिससे उसने ये प्रूव कर दिया था कि सबसे बड़ा एंटी क्राइस्ट वो ही है। और इसी के साथ वो मीटिंग वहीं पर खत्म हो जाती है। इस सब के बाद भी कैमरॉन हार नहीं मानता और कॉनर की मदद से वो अपनी एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग करता है, जिसमें वो उस मीटिंग में हुई सभी चीजों को सबके सामने रिवील कर देता है। और अब जैसे ही वो मीटिंग से निकलता है तब बहुत से असैसिन्स उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, पर कैमरॉन बड़ी चालाकी से सभी से बचकर एक प्राइवेट जेट तक पहुंच जाता है, जहां क्लोय और उसके पहचान के सभी लोग उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और रास्ते में जाते वक्त वो सब तरफ पैम्पलेट्स बिखेरते हुए जा रहे थे, जिस पर बाइबल के कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। उन लोगों ने इस उम्मीद में ऐसा किया कि शायद उनके पैम्पलेट्स कुछ लोगों को आगे आने वाली मुसीबतों से बचा सकें। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसी तरह की और मूवीज भी देखनी है तो हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि आपको राइट कॉर्नर में दिख रही होगी। उस पर क्लिक करिए और बढ़िया बढ़िया इसी तरह की मूवीज देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।